हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रांची डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए JEE का पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी SER के अंतर्गत कराए गए थे, जो कि उसके अंतर्गत रांची डिवीज़न आते हैं। यह पेपर 25% LDC कोटा के अंतर्गत JEE के लिए कंडक्ट कराए गए थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि यह पेपर अभी हाल ही में 6 अगस्त 2022 को कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें टोटल कैंडिडेट को 1.5 घंटे का समय दिए गए थे और प्रश्न को 110 दिए गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था और जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। और वहीं कैंडिडेट को 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहले प्रश्न की इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोच, यानी LHB कोच में कितने प्रकार के शॉक एब्जर्वर्स का उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा एक ट्रॉली पर 4 चक्के होते हैं, जिस पर प्रत्येक चक्के पर हमारा एक प्राइमरी डैम्पर लगे होते हैं, जिसे हम शॉक एब्जर्वर भी बोलते हैं। तो एक हमारा प्राइमरी शॉक एब्जर्वर हो गए। वहीं सेकेंडरी स्प्रिंग के आसपास हमारा 2 वर्टिकल डैम्पर लगे होते हैं, तो एक हमारा सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर हो गए। वहीं पर हमारा एक लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए लेटरल डैम्पर लगाए जाते हैं। वहीं बोगी एवं जो कोच अपर बॉडी होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए हमारा यो डैम्पर लगे होते हैं। इस तरह कुल हमारा 4 तरह का शॉक एब्जर्वर्स प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 4 की संख्या में शॉक एब्जर्वर्स 4 टाइप्स के प्रयोग किए जाते हैं। वहीं आपसे अगर इसकी संख्या पूछे तो पर बोगी 9 होते हैं, वहीं पर कोच 18 की संख्या में शॉक एब्जर्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ टाइप पूछा गया था, तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। इसका सही उत्तर हमारा यो डैम्पर ऑप्शन नंबर C सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ओवरऑल हाइट ऑफ बॉबर वैगन्स फ्रॉम रेल लेवल्स, रेल स्तर से बॉबर वैगन्स की कुल ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर A 3735 mm, यानी 3735 mm हमारा ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूली बिल्ट वॉक्सन वैगन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी इज, एंड नवनिर्मित वॉक्सन वैगन का प्रथम POH कब किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, जो कि यहाँ पर नए वॉक्सन वैगन के बारे में बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो SS2 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 2 ऑफ LHB कोच इज डन, यानी LHB कोच का सॉफ्ट शेड्यूल 2 कितने अंतराल पर किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा 3 इयर्स या 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो उस कंडीशन में हम सॉफ्ट शेड्यूल 2 करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर D सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे SS1 पूछा जाए तो SS1 हमारा 1.5 इयर्स, जिसे आप 18 मंथ्स भी बोल सकते हैं, और 6 लाख किलोमीटर्स के अंतराल पर SS1 किया जाता है। जबकि SS2 की बात करें तो ये हमारा 6 इयर्स या 24 लाख किलोमीटर्स के अंतराल पर किए जाते हैं। बाकी आप SS2 को यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इयर्स या 12 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेफ्टी वाल्व्स फिटेड इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन, यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन में लगे सुरक्षा वाल्वों का स्थान कहाँ होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया सेफ्टी वाल्व्स के बारे में कि यह
पीटीपीएन टैंक वैगन जो होते हैं उसमें कहाँ पर लगा होता है, तो ये हमारा लगा होता है आउटसाइड द बैरल। जो आप देख टैंक वैगन का ऊपर के यहाँ पर हमारा एक डोम कवर होते हैं, यहाँ उसके बीच में यहाँ पर सेंटर टू अपर बॉडी होते हैं, हमारा सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं, जिसकी संख्या की बात करें तो 0.1 पर बीटीपीएन वैगन होते हैं। और इसकी सेफ्टी वाल्व की प्रेशर की बात करें तो 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का यह प्रेशर, इससे अधिक होने पर यह प्रेशर बाहर की तरफ वातावरण में निकाल देते हैं और एक की संख्या में पर बीटीपीएन वैगन में लगे होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आउटसाइड ऑन बैरल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसना बोगी। यानी कैसना बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट में किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किए जाते हैं। इसका सही उत्तर हमारा सिलिको मैग्नीज स्टील, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नबर स्प्रिंग ऑफ कैसनव 22 HS बोगी इज। यानी कैसनव 22 HS बोगी के स्नबर स्प्रिंग की नॉमिनल फ्री हाइट कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा 293 mm, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर कंडम पोजीशन की बात करें कि कितने पर हम कंडम करते हैं, तो 278 हो जाने पर हम इसको कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर इन LHB कोचेज। यानी LHB कोच में ब्रेक एक्सीलेटर का मुख्य उपयोग क्या सा होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच एक कोच ऑफ रेक। जो हमारा एक रेक का जो प्रत्येक कोच में इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाना हो उस समय हमारा ब्रेक एक्सीलेटर का कार्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रिवाइज्ड कोडल लाइफ ऑफ ब्लैंकेट यूज्ड इन लिनन इज डैश मंथ। एंड लिनन में प्रयुक्त कंबल का संशोधित कोडल जीवन कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 4 ईयर्स यानी 48 मंथ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आफ्टर रीचिंग ऑन एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप टू। यानी दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए, तो पहला कदम हमारा साइट का प्रोटेक्शन, यानी जहां पर घटना घटित हुई है उस साइट को पहले प्रोटेक्ट करें ताकि कोई भी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम ब्रेक इज वैलिड फॉर। यानी प्रीमियम ब्रेक के लिए जारी किया गया ब्रेक पावर प्रमाण पत्र के लिए वैलिडिटी क्या होती है। चूँकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 12+3 डेज होते हैं, यहाँ पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इस केस में आप नॉब दीज के तरफ जा सकते हैं। अगर इसकी बात डिटेल में करें कि प्रीमियम ब्रेक के लिए, तो यह BPC के वैलिडिटी 12+3 डेज की होती है। वहीं अगर बात करें कि इसमें कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है एग्जामिनेशंस के लिए, तो 75 मैन आवर्स की ज़रूरत पड़ती है इसके एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट है कि इसमें हमारा BPC की वैल्यू परसेंटेज कितना दिए जाते हैं ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर, तो मिनिमम 95% और शुरुआती स्टेशन पर होना अनिवार्य है। और इसकी BPC ग्रीन कलर वाले पेपर पेज पर दिए जाते हैं। इस बात की आप सारे पॉइंट्स को आप याद करने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डैश इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसना बोगी। यानी कैसना बोगी का रख रखाव मैनुअल डैश है, तो इसका सही उत्तर हमारा G95 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर G97 की बात करें तो ये हमारा ईयर ब्रेक ऑफ फ्रेट स्टॉक, जो हमारा गुड्स वैगन का प्रेशर से रिलेटेड जो भी समस्या होती है वो हमारा G97 के अंतर्गत देखे जाते हैं। वहीं G72 की बात करें
तो इसमें हमारा बताया गया है फैब्रिकेशन ऑफ वैगन यू फ्रेम एंड बोगीज के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर हमसे से पूछा गया था कैसना बोगी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी G95 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ VLC वैगन, यानी VLC वैगन में स्वचालित ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए आवश्यक बल कितना होता है। तो हम बात करें तो लॉक करने के लिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर 600 kg का फोर्स लगाया जाता है ATL को लॉक करने के लिए। वहीं अनलॉक करने की बात करें तो अनलॉक में हमारा 1000 kg का बल फोर्स लगाया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एज पर एक्सीडेंट मैनुअल एक्सीडेंट्स आर क्लासीफाई इन 16 कैटेगरी फ्रॉम A to R एक्सक्लूडिंग, यानी दुर्घटना नियमावली के अनुसार दुर्घटनाओं को 16 श्रेणियों में बांटा गया है A से R तक, जिसमें किसको छोड़कर यह वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हमारा I और O को A से R तक में शामिल नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व, यानी डंप वाल्व का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर हमारा है टू मेंटेन एप्रोप्रिएट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल्स एंड द प्रोटेक्ट्स व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्रॉस मेंबर्स ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच के अंडर फ्रेम के फ्रेम के क्रॉस सदस्य किसके निर्मित होते हैं। इसका सही उत्तर हमारा IRSM 41 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोच के सोल बार की मोटाई कितनी होती है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी डी 6 mm सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इफ़ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डिफेक्टिव इट विल अफेक्ट्स, यानी यदि सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर दोषपूर्ण हो जाता है तो वह किसको प्रभावित करेगा। तो इसका ये क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन को प्रभावित करेगा, राइडिंग इंडेक्स को प्रभावित करेगा और स्प्रिंग में ब्रेकेज, यानी एनी ऑफ एबव राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट, यानी UST परीक्षण का क्या दोष पकड़ लगाने के लिए किया जाता है। तो यह इंटरनल क्रैक ऑफ एक्सेल्स को देखने के लिए UST टेस्ट किया जाता है, जिसे आप अल्ट्रासोनिक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीड्यूर फॉर हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स यूज्ड ऑन कोचिंग स्टॉक व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड, यानी कोचिंग स्टॉक का उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स के लिए रख रखाव और मरम्मत प्रक्रिया RDSO तकनीकी पैम्पलेट्स का क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी 6803 पैम्पलेट्स का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर, यानी मैनिपुलेटर का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर हमारा फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेम द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स बोल्ट क्राउन बोल्ट इज, यानी एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी को क्या नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर हमारा क्लियरेंस ए के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे बी क्लियरेंस के बारे में पूछे, ये दोनों हमारा ICF कोच में होते हैं, यानी आपसे बी क्लियरेंस पूछे तो यह हमारा जो सोल बार होता है साइड में और अपर ब्लस्टर होता है उसके बीच जो गैप हमारा से ब्लस्टर स्प्रिंग के पास होते हैं,
उस गैप को हम बी क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 8089 to 8864 mm एवरेज ट्रैक डायमीटर ऑफ टू व्हील सेट्स ऑफ बोगी इन एस्टिमेट ऑफ बफर हाइट, यानी बफर ऊंचाई के समायोजन में बोगी के दो पहियों सेटों 889 से 864 mm औसत ट्रेड व्यास के लिए प्रयुक्त हाई पैकिंग रिंग कितनी मोटाई होती है। तो यहाँ पर हमारा एक रेंज सेट कर रखा है 889 से लेकर 864 mm के बीच कितनी टाइप, हमारे टोटल 4 टाइप की हमारा पैकिंग यूज किए जाते हैं बफर हाइट को हमारा सेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये रेंज दिया है 889 से 864। इस केस में हमारा 13 mm का पैकिंग प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि अगर आप इसमें 889 से लेकर 864 mm तक हो तो आप 13 mm का पैकिंग यूज किए जाते हैं। वहीं अगर 863 से लेकर 840 तक हो उस कंडीशन में 26 mm का पैकिंग प्रयोग किए जाते हैं। वहीं अगर 839 से लेकर 820 mm तक हो उस कंडीशन में 38 mm का पैकिंग प्रयोग किए जाते हैं। वहीं 819 या इससे बिलो कंडीशन में हो तो 48 mm का पैकिंग प्रयोग किए जाते हैं। यह पैकिंग का टाइप हो गया और ये आपका रेंज हो गया, किस रेंज में किस टाइप का पैकिंग प्रयोग किए जाते हैं बफर हाइट को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर हमसे सिर्फ 889 से 864 के बीच पूछा गया था, तो उस कंडीशन में 13 mm ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो लेटरल मोमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोल्ड बाय, यानी पहियों की पार्श्व गति को किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए एक्सल गाइड सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, यानी गार्ड के आपातकालीन ब्रेक वाल्व का चोक व्यास कितना होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 mm हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज ईयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, यानी ब्रेक रिलीज के दौरान ब्रेक सिलेंडर में हवा जाती है एटमॉस्फेयर में, यानी वातावरण इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इन डीवी कंट्रोल्स चार्जिंग ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर, एंड डीवी में निम्नलिखित में से कौन सा वाल्व कंट्रोल रिजर्वायर को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा कट ऑफ वाल्व इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है इस पेपर में कि अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन सीक्वेंस, दे आर अरेंज्ड इन ब्रेक सिलेंडर असेंबली, यानी ब्रेक सिलेंडर में निम्नलिखित भागों को ब्रेक सिलेंडर असेंबली में व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी जो हमारा 4 टाइप्स दिए गए हैं उसको एक क्रमबद्ध में यानी असेंडिंग ऑर्डर वगैरह में अरेंज करना है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम डोम कवर को रखेंगे, फिर थर्ड हमारा स्प्रिंग रखेंगे, फिर हम उसके बाद बियरिंग को थर्ड पोजीशन पर रखेंगे, उसके बाद पिस्टन पैकिंग को हम लास्ट कंडीशन में रखेंगे। यानी अपना फर्स्ट ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इफ डिफरेंस इन थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड्स इज अपियर द रीजन कुड बी, यानी यदि ब्रेक पैड की मोटाई में अंतर दिखाई देता है तो क्या कारण हो सकता है। इसका कारण हो सकता है कि द ब्रेक पैड फिटेड विद डिफरेंट थिकनेस पर्पसली, या द कैलिपर इज रनिंग जाम कंडीशंस, और थर्ड ये भी हो सकता है कि द सेलेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज नॉट प्रॉपर, यानी एनी ऑफ एबव कंडीशन शुड बी, यानी ऊपर के तीनों कंडीशन में यह हो सकता है जिसके कारण यह डिफरेंस क्रिएट हो। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ़ द प्राइमरी स्प्रिंग ऑफ एन एक्सल बॉक्स इज बिग इट कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी यदि किसी एक्सल बॉक्स का प्राथमिक स्प्रिंग कमज़ोर होता है तो इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ प्राइमरी डैम्पर, यानी हमारा जब स्प्रिंग का जो डैम्पर का डिफ्लेक्शन होने लगे तब हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा प्राइमरी डैम्पर का एक्सल बॉक्स का वीक हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इफ द आर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड इज प्रोटेक्टेड बाय इनर्ट गैस, यानी वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम क्या होगा यदि उसकी एक उपभोग धातु इलेक्ट्रोड द्वारा निर्मित अर्क को निष्क्रिय गैस द्वारा संरक्षित किया जाता है। इस केस में हमारा MIG वेल्डिंग हो जाएगा, यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डिफेक्ट्स अकर वाइल ग्राइंडिंग और स्क्रैचिंग एक्शन ऑफ हार्ड पार्टिकल ऑन अ मेटल पार्ट्स, यानी धातु के हिस्से पर कठोर कण की पिसने या खरोंचने की क्रिया को क्या नाम से जानते हैं। इसको एवरेजन के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ डज ए मेटल पार्ट्स लुक्स लाइक इफ़ इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यानी धातु का हिस्सा कैसा दिखता है यदि उसका ऑक्सीकरण हो जाए, यानी अगर उसको ऑक्सीकरण कर दिया जाए धातु के हिस्से को तो वह रस्टेड के टाइप्स के दिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच इज द ऑपरेशनल टू रिलीव रेजिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम द वेल्डिंग जॉइंट्स, यानी वेल्डिंग जोड़ से अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा पोस्ट हीटिंग, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि CBC कंटूर गेज नंबर 3 इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ, यानी CBC कंटूर गेज नंबर 3 का उपयोग डैश के दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो नकल को जो हमारा कंडम लिमिट में है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए कंटूर गेज नंबर 3 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डिफेक्ट्स अकर्स टू अ वेल्ड जॉइंट्स इफ़ इट्स प्रोवाइडेड विथ द इनसफिशिएंट हीट इनपुट्स, यानी एक वेल्ड जोड़ में क्या दोष होते हैं यदि यह अपर्याप्त ताप इनपुट के साथ इसे प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ पेनिट्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ पेनिट्रेशन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बेल्ट जॉइंट हैविंग ए स्मॉल होल्स या कैविटीज ड्यू टू इंट्रैप्ड गैस पैकेट्स इज कॉल्ड, यानी गैस के पैकेट्सों में फंसने के कारण छोटे छेद कैविटी वाले बेल्ट जोड़ को कहा जाता है पोरोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉकेज, यानी मिश्रित ब्रेक ब्लॉक के घर्षण का औसत गुणांक क्या होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 0.25 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द स्लाइड वाल्व ऑफ कंट्रोलेड डिस्चार्ज टॉयलेट ऑफ LHB कोच ओपन ऑटोमेटिकली एट द स्पीड एबव, यानी LHB कोच के नियंत्रित डिस्चार्ज टॉयलेट स्लाइड वाल्व किस गति के ऊपर अपने आप खुल जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 30 kmph, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कंडमिंग व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच का कंडमिंग पहिया का व्यास कितना होता है। तो 855 mm, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वहीं न्यू की बात करें तो न्यू कंडीशन में 915 mm के होते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय CTS? CTS से आप क्या समझते हैं? द कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट बिल इंडिकेट्स, यानी नए वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले 2 अंक इंगित करते हैं हमारा टाइप ऑफ वैगन। इसके बारे में अगर डिटेल से बात करें तो हम टोटल 11 अंक का नए वैगन डिजिट होता है, जो हमारा C1 C2 जो दर्शाता है पहला और दूसरा अंक हमारा टाइप ऑफ वैगन्स को, मानी यह वैगन हमारा BCN है, बॉक्सन है, बॉक्सन HL है, किस टाइप की यह दर्शाता है। वहीं C तीसरा और चौथे अंक की बात करें तो ये हमारा दर्शाता है कि यह हमारा NCR का है कि NR का है कि WCR वगैरह जिस जोन का है उसके बारे में बताता है। जबकि C5 से लेकर C6 2 अंक हमारा, पाँचवीं और छठी अंक हमारा किस वर्ष में निर्माण हुआ है, जो हमारा वैगन्स है वो किस वर्ष बना है, यह 1990 में बना है या 2013 में बना है। इस कंडीशन में अगर 1990 हो तो हम लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं 11 अंक के फॉर्मेशन में। अगर 2013 हो तो सिर्फ 13 हम इस केस में लेते हैं। और C7 से लेकर C10 तक जो कोड हमारा होता है यह हमारा सीरियल नंबर्स के नाम से जानते हैं, यानी वैगन्स का ये सीरियल नंबर होते हैं। वहीं C11 का एक लास्ट डिजिट होता है जिसे हम चेक डिजिट के नाम से जानते हैं। इसको इस पर्पस के लिए लगाया साथ में अटैच किए गए हैं ताकि यह वैगन नंबरिंग सिस्टम का पता लगाया जा सके कि यह नंबरिंग सिस्टम सही है या गलत। हम चेक डिजिट के मदद से ही पता लगाते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया था सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट के टाइप ऑफ वैगन, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज डैश फीचर्स, यानी LHB कोच में लगे CBC की विशेषता क्या होती है। तो यह एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ नए जो हमारा H टाइप टाइट लॉक कपलर होते हैं वो LHB में प्रयोग किए जाते हैं, जिसका फीचर्स ये होता है कि जब एक्सीडेंट के समय अचानक से ब्रेकिंग इमरजेंसी ब्रेक कर ले तो उस कंडीशन में यह कोच एक दूसरे पर न चढ़े और जन मान की हानि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ना हो सके। इसलिए हमारा CBC H टाइप कपलर का वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट्स ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच कि सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट के लिए अधिकतम टॉर्क की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर 200 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क, यानी ब्रेक डिस्क के बीच फिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर कूलिंग पर्पस, यानी ठंडा कर चलते समय जो हमारा हवा बनते हैं उससे यह ब्रेक डिस्क ठंडे हो सके और क्रैक होने से बच सके, इसलिए इसमें गैप फिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इफ़ द माइक्रो प्रोसेसर इन LHB कोच शोज 73 कोड्स मीन्स, यानी LHB कोच में अगर 73 शो कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा फॉल्ट परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल्स, यानी एक से ज़्यादा एक्सेल्स पर अगर परमानेंट फॉल्ट हो उस कंडीशन में हमारा 73 कोड शो करता है। इसके बारे में अगर डिटेल से बात करें तो हमारा 72 परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल्स, वहीं अगर 73 की बात करें तो एक से ज़्यादा एक्सेल्स पर हमारा परमानेंट फॉल्ट्स होते हैं। वहीं 99 की बात करें तो 99 में हमारा होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, यानी सारे सिस्टम हमारा अगर 99 शो कर रहा है तो सही कंडीशन में चल रहा है। वहीं अगर 95 शो करे तो इसमें यह होता है कि जो भी हमारा फॉल्ट पहले से हो उसको दोबारा से शो करने लगता है, जिससे हम यह 95 शो करता है। उस कंडीशन में आप इसको इरेज करके आगे आप कार्य को प्रस्थान करें।
यहाँ पर सिर्फ 73 पूछा गया था, तो फॉल्ट एट सेवरल एक्सल्स यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेलिंग ऑन अ व्हील सेट्स द रीजन में बी, यानी व्हील सेट पर सेलिंग का क्या कारण हो सकता है? तो इसमें हो सकता है कि WSP सिस्टम नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ब्रेक कैलिपर में बी जाम्ड, और वन और बोथ ब्रेक सिलेंडर में बी डिफेक्टिव, यानी एनी ऑफ एवव, यानी ऑल ऑफ एवव हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऊपर के जितने भी कारण हैं ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण व्हील सेट पर सेलिंग हो गई हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इन LHB कोच, यानी LHB कोच में नए ब्रेक पैड की मोटाई कितनी होती है? 35 mm न्यू कंडीशन में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वहीं अगर कंडम की बात करें तो कंडम हम 7 mm पर कर देते हैं। वहीं इसके अलावा एक और रिलेटेड प्रश्न होता है कि जो हमारा ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होता है? तो वो 1.5 mm का क्लियरेंस रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द NRB नॉन रिटर्न बाल्ब इज प्रोवाइडेड इन, यानी NRB किसमें प्रदान किया जाता है? तो यह FP लाइन पर प्रदान किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं डायग्राम की मदद से तो ये हमारा आप मान लें कि ये FP लाइन है। यहाँ पर हमारा एक डट कलेक्टर लगाए जाते हैं, उसके बाद हमारा एक आइसोलेटिंग कोक लगाए जाते हैं, फिर यहाँ पर हमारा एक एयर टैंक होते हैं। एयर टैंक्स में की और BP पाइप के बीच में हमारा NRB लगाए जाते हैं। NRB का काम होता है कि जो हमारा FP पाइप से साफ होकर आ रहे हैं उसको AR में भेजें, लेकिन रिटर्न उसे FP पाइप में ना भेजें। इसलिए NRB का काम होता है कि FP से प्रेशर तो AR में भेजता है, लेकिन AR से प्रेशर FP में नहीं आने देता है, और यानी इसका सही उत्तर FP लाइन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग नोजल्स इन गैस वेल्डिंग, यानी गैस वेल्डिंग के नोजल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा कॉपर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक उदाहरण है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर इनटू कोल्डर एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसका सही उत्तर हमारा कंडक्शन हो जाएगा, जिसका हिंदी संवहन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्सेज, यानी CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई डाइन होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि CGS यूनिट में पूछा गया है। अगर ये आपसे ऐसा यूनिट में पूछा जाता तो इसका सही उत्तर हमारा न्यूटन होता। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ दिस इज अ नॉन कंडक्टर, इनमें से कौन सा एक अचालक है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी रबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल कैन बी फोर्स्ड टू सीट विदाउट हीटिंग, यानी यह वह गुण है जिसके द्वारा किसी धातु को बिना गर्म किए चादरों में ढाला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी मैलेबिलिटी, यानी अघात वर्तनीयता इसका हिंदी फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच वन ऑफ द इज द नॉन फेरस मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलाव धातु है?
तो ब्रास भी औलाद धातु यानी नॉन फेरस मेटल होते हैं, कॉपर भी होते हैं और एल्युमिनियम यानी नॉट ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी तीनों हमारा ऑप्शंस नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत ही आते हैं। इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील टू ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग सडनली। यानी स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया को हम एनीलिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विच टेस्ट इंडिकेट्स द हार्डनेस ऑफ अ मेटल। यानी कौन सा परीक्षण धातु की कठोरता को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रिनेल टेस्ट सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सेल गाइडेंस अरेंजमेंट यूज्ड इन आईसीएफ और आरसीएफ बोगी। यानी आईसीएफ या आरसीएफ बोगी में किस प्रकार की धुरा मार्गदर्शन की व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो यह टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइड विथ वाइल डैम्पिंग ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ए ग्रुप क्वाल स्प्रिंग। यानी ए ग्रुप क्वाल स्प्रिंग का कलर कोड क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा येलो हो जाएगा। वहीं अगर डिटेल से बात करें तो हमारा इसको YVG के नाम से जानते हैं। ये हमारा ए ग्रुप के लिए येलो कलर हो गया। पी हमारा होता है ऑक्सफोर्ड ब्लू जो हमारा बी ग्रुप के लिए होता है। वहीं जी से हमारा होता है ग्रीन। ग्रीन कलर हमारा सी ग्रुप के कॉइल स्प्रिंग्स में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ़ वर्किंग ट्रेन हैविंग 56 वैगन्स द एयर प्रेशर इन ब्रेक वन। यानी 56 वैगन वाली वर्किंग ट्रेन में ब्रेक वन में प्रेशर कितना होगा। तो हमारा 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वहीं अगर 56 से मोर हो ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेन इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज वेन C3WDV इज आइसोलेटेड इन ट्विन पाइप सिस्टम। यानी जब ट्विन पाइप सिस्टम में C3DV को अलग किया जाता है तो कौन से उपकरण चार्ज नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हमारा कंट्रोल रिजर्वायर एवं ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज। यानी कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है। तो यह 355 mm या 14 इंच इसको आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग पिन इज रिमूव टू रिलीज द ब्रेक। यदि ब्रेक ब्लॉक को रिलीज नहीं हो रहा है तो ब्रेक को रिलीज करने के लिए किस पिन को हटाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा पुल्ड रड एंड पुल्ड रड पिन होता है, उसको निकाला जाता है जिससे हमारा ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन अ ईयर ब्रेक इन टू एंड ब्रेक्स आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ BPC रिमेन अप टू द। यानी ईयर ब्रेक एंड टू एंड ब्रेक में इंटेंसिव एग्जामिनेशंस के बाद BPC की वैधता कितनी रह जाती है। तो यह यहाँ पर हमसे इन टू एंड वैलिडिटी में पूछा गया है। तो इन टू एंड वैलिडिटी में हमारा सिर्फ डेस्टिनेशन पॉइंट तक रहता है, जहाँ पर यह खाली होने के बाद BPC हमारा इनवैलिड हो जाते हैं। मतलब एक हमारा डेस्टिनेशन तक ही होते हैं इन टू एंड के केस में। नेक्स्ट प्रश्न है द एक्सीडेंट ड्यू टू द कोलिजन फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। एंड टक्कर से हुई दुर्घटना किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये हमारा ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बी की बात करें तो बी हमारा फायर इन ट्रेन
ट्रेन में आग लगने से जो दुर्घटना होती है वो हमारा बी क्लास के अंतर्गत आते हैं। वहीं सी की बात करें तो लेवल क्रॉसिंग हमारा एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं। वहीं यहाँ पर डी की बात करें तो डी हमारा जो गाड़ी डीलमेंट वगैरह होती है उस केस में हमारा डी क्लास के एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सिर्फ पूछा गया था कि एक्सीडेंट कोलिजन यानी टक्कर की वजह से, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ए क्लास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस एट आउट स्टेशन मेन लाइन इज ब्लॉक्ड एंड ART इज टर्नेड आउट विदाउट मेडिकल वार्न व्हाट विल द हूटर कोड। जब बाहरी स्टेशनों पर दुर्घटना होने पर मेन लाइन ब्लॉक हो जाती है और बिना मेडिकल वार्न के ART निकलता है तो हूटर क्या होना चाहिए, तो 4 लॉन्ग हूटर कोड होना चाहिए जो कि 45 सेकेंड्स के अंतराल पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइल्ड कैन डिटेक्ट द डिफेक्ट व्हील ऑफ डायमीटर। यहाँ पर वाइल्ड का फुल फॉर्म होता है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, जिसका वाइल्ड व्यास के दोष वाले पहियों का पता लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए 770 से लेकर 1100 mm के बीच के जो भी हमारा होता है उसको पता लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ NDMA एंड NDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर डी में यह ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ऑफ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन यानी ART विथ कंप्लीट इक्विपमेंट एंड स्टाफ फ्रॉम द शेड और स्टेबल्ड लोकेशन ड्यूरिंग डे आवर्स इज। यानी दिन के समय शेड या स्थिर स्थान से पूरे उपकरण और कर्मचारियों के साथ दुर्घटना राहत ट्रेन मिस ART को बाहर निकलने का समय लक्ष्य समय क्या रखा गया है, तो यहाँ पर हमसे ड्यूरिंग डे कंडीशन में सिर्फ ART को बताया गया है, तो दिन के समय में हमारा 30 मिनट है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे नाइट में पूछा जाए तो नाइट कंडीशन में यह 45 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच वन इज द नॉट एन ऑब्जेक्ट टू ऑफ एक्सीडेंट इंक्वायरी, यानी कौन सा दुर्घटना जांच का विषय नहीं है, तो इसमें है टू असर्टेन द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ये सही है। टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही है। टू फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर प्रिवेंटिंग रिकरेंस, ये भी सही है। और लास्ट हमारा है द पे कंपेंसेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। इस कंडीशन यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डट कलेक्टर इन फ्रेट स्टॉक शुड बी क्लीनर ड्यूरिंग, यानी फ्रेट स्टॉक में डट कलेक्टर को किस के दौरान साफ किया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ ROH करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, यानी ROH के दौरान डट कलेक्टर का सफाई फ्रेट स्टॉक में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिस्टन स्टॉक ऑफ BBZC, जो हमारा 4 चक्के वाले ब्रेक वाहन होते हैं BBZC, उसका पिस्टन स्टॉक हमारा 70 ± 10 में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मैच नहीं करता है, तो हमारा बाइंड के स्पीड को हम मैनोमीटर से नापते हैं, ये भी सही है। हम इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा होता है उसको एमीटर से नापते, ये भी सही है। हाई टेम्परेचर यानी काफ़ी ऊंचा तापमान को पैरामीटर से मापते, लेकिन प्रेशर डिफरेंस को हम मैनोमीटर से मापते हैं, जो कि यहाँ पर टैकोमीटर दिया है। इस कंडीशन में हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर, यानी अल्कोहल के पानी के मिश्रण में पानी को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को अपनाया जाता है, किस विधि को अपनाया जाता है, तो उस केस में हमारा सही उत्तर डिस्टिलेशन
यानी आसवन प्रोसेस जो हिंदी फॉर्म होता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिनिमम इन, ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है वह कब निर्वात में शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ए सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस के नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा जो भी हमारा 18 ग्रुप में आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे उसमें 18 ग्रुप होते हैं, यानी लास्ट वाली उसमें जो भी हमारा हीलियम, क्रिप्टन ये सब होते हैं उसको हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वहीं केमिकल फॉर्म्स की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्म हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड्स पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी आर, तरल पेट्रोलियम गैस में मुख्य घटक क्या कौन से होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग पोल्यूटेंट्स इज द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द फोटोकेमिकल स्मॉग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदानकर्ता होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा ओजोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। वहीं इसकी अगर केमिकल नेम अति की बात करें स्ट्रक्चर्स की तो O3 इसका केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूछा गया स्पेशल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स इज ड्यू टू, यानी वर्षा की बूंदे का गोलाकार रूप किसके कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। हु इन्वेंटेड डायनमो, डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। विच गैस वाज रिलीज्ड व्हेन भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज अकर्ड, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी घटित हुआ था उस समय कौन सी गैस निकली थी, तो हमारा इसका सही उत्तर मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी AMIC। यह घटना घटित हुई थी 2 दिसंबर 1984 को घटना घटित हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो टूथ एनेबल एंड जो हमारा दांत होते हैं वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल हाईली पोल्यूट्स द वाटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक हो जाएगा। और आर्सेनिक के अलावा भी हमारा एक मरकरी होता है जो पानी को पोल्यूट्स करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। इसका केमिकल नेम की बात करें तो Hg होता है, वहीं इसका AS से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स, यानी वेग समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है एक्सेलरेशन को, यानी त्वरण को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। त्वरण का होता है हमारा V/T यानी वेलोसिटी बाई टाइम होता है,
तो इसका फार्मूला होता है, इस केस में आप दे सकते हैं ये हमारा वेलोसिटी और ये टाइम पीरियड को स्लोप को दर्शाएगा। यानी जिस कंडीशन में अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो, टाइम कम हो, तो हमारा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। अगर स्पीड कम हो, वेलोसिटी टाइम अधिक हो, तो ये एक दूसरे से हमारा प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर डिक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू इट्स, यानी किसके कारण अत्यधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है इनएक्टिव आइटम्स आर दोज स्टॉक्स ऑफ विच, यानी निष्क्रिय वस्तु वे स्टॉक वस्तु है जिनका स्टॉक हैज बीन नॉट इशूड बाय एनी यूजर ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ, यानी 12 मंथ की लास्ट 12 मंथ में कोई भी जारी नहीं किया गया हो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम इनएक्टिव आइटम्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस यानी NSR इज रिक्वायर्ड फाइनेंस वेटिंग फॉर वैल्यूइंग एबव इज फॉर RS डैश फॉर अदर देन सेफ्टी आइटम्स। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कितना लाख तक का फाइनेंसी वेटिंग होता है अगर वो सेफ्टी आइटम से रिलेटेड ना हो, तो उस कंडीशन में हमारा 1.5 लाख का वोटिंग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर यह सेफ्टी से रिलेटेड होता तो सेफ्टी रिलेटेड हमारा 3 लाख तक का वोटिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा गया था सेफ्टी से अलावे, तो 1.5 लाख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMIS, यानी MMIS का फुल फॉर्म होता है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द स्पीड एट विच द वैगन्स टू बी पास्ड ओवर इन इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज फॉर वेटमेंट इज, तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले वैगनों की गति कितनी होती है, तो यह 50 kmph होती है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन ए रेलवे एम्प्लॉय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली अ माइनर पेनाल्टी इज इम्पोज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेंशन पीरियड इज, यानी जब एक रेलवे कर्मचारी को निलंबन के तहत रखा जाता है लेकिन केवल यह मामूली जुर्माना लगाया जाता है, यानी हमारा जो माइनर यानी हम छोटे स्तर का जो पेनाल्टी होता है वो लगाया जाता है, तो निलंबन अवधि को किस प्रकार ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है बट एक माइनर पेनाल्टी इम्पोज किया गया है, उस केस में इसको ड्यूटी पीरियड माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज़ बीन पुट इन पुलिस कैटेगरी कस्टडी फॉर अ पीरियड, यानी एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा यदि उसे एक अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा जाता है। तो इसका अगर 48 घंटे से अधिक वो पुलिस कस्टडी में हो तो वह कर्मचारी को सस्पेंड माना जाएगा, डीम्ड सस्पेंशन एंड SF 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ NFTC इज, यानी NFTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NFTC का फुल फॉर्म होता है नेचुरल फाइबर थर्मोस्टेट कंपोजिट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, नेचुरल फाइबर थर्मोसेट कंपोजिट। नेक्स्ट प्रश्न है पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर टेक्निकल कोर्स शैल बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट इज, यानी तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश अवधि रेल सेवक को दी जाएगी। इसका सही उत्तर हमारा 36 मंथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। लेकिन नॉर्मल केस में हमारा 24 मंथ का ही स्टडी लीव दिया जाता है। उसमें ये भी मेंशन किया जाता है कि कम से कम कर्मचारी
5 इयर्स का सर्विस कंप्लीट कर चुका हो। वहीं 24 मंथ का जो मैक्सिमम स्टडी लीव 24 नॉर्मल कंडीशन में 24 मंथ का होता है, जिसमें यह टाइम में आप 12 मंथ ही ले सकते हैं। पूरे सर्विस पीरियड में आप 24 मंथ लेना नॉर्मल केस में। वहीं अगर टेक्निकल कोर्स हो तो आप या मेडिकल कोर्स हो, इस केस में आप 36 मंथ का ले सकते हैं। वहीं अगर आप ये गैजेटेड ऑफिसर हो तो आपको रेलवे बोर्ड का अप्रूवल लेना अनिवार्य है। अगर नॉन गैजेटेड ऑफिसर हो तो नॉन गैजेटेड हो तो उस कंडीशन में आपका जीएम का सैंक्शन अथॉरिटी होना अनिवार्य है, जो कि इंडिया यानी भारत के अंदर ही है। और अगर भारत से बाहर अगर करना हो स्टडी लीव, उस कंडीशन में आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगाना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द प्रिविलेज पास इंक्लूडिंग डिपेंडेंस। चूँकि टोटल हम 2 से ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं ले सकते। यहाँ पर हाउ मेनी मेंबर्स की बात किया गया है, यानी कितने मेंबर्स तक टोटल डिपेंडेंस को साथ लेकर कितने इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 5 की संख्या से ऊपर हम इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी एपीएम इज फिटेड इन बिटवीन, यानी स्वचालित ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एपीएम बीच में फिट किया जाता है। यानी कहाँ पर फिट किया जाता है, तो बोगी साइड फ्रेम ऑफ कैसना बोगी एंड द बैगन अंडर फ्रेम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वहीं इससे रिलेटेड और बात करें प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि इसमें एक हमारा एपीएम में अगर 80 mm से बिलो और आर्म का मूवमेंट होता है तो यह कंडीशन लोडेड को दर्शाएगा। लोडेड कंडीशन में यह प्रेशर 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg का प्रेशर यह एपीएम को यानी एपीएम ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा। वहीं आर्म का मूवमेंट एबव 80 mm यानी 80 mm से अधिक और 104 mm तक होता है तो उस कंडीशन में हमारा एमटी को दर्शाएगा। और एमटी कंडीशन में हमारा प्रेशर 2.2 प्लस माइनस 0.25 का प्रेशर एपीएम द्वारा ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा प्रेशर जो हमारा डीबी से आते हैं उसके पास एपीएम के पास लगे 6.6 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वायर होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर को भेज देते हैं एपीएम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द स्पीड रेस्ट्रिक्शंस टू बी द इम्पोज्ड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ईयर स्प्रिंग इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोचों में ईयर स्प्रिंग फेल होने की स्थिति में गति प्रतिबंध कितना लगाया जाता है, तो यह 60 kmph होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय राजभाषा समिति को लोकसभा में पूछा है कितने सदस्य होते हैं, टोटल हमारा 30 होता है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में हमारा 20 और राज्यसभा में हमारा 10 मेंबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोकसभा पूछा गया है तो 20 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा प्रस्ताव किस पर पारित किया गया था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 1968 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, तो ये हमारा अनुच्छेद 351 सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 के संदर्भ में दमन और दीव समूह भाषाई क्षेत्र के किस क्षेत्र में आता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ख क्षेत्र में आता है, यानी बी रीजन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत क्या शामिल है, तो हिंदी के प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों से क क्षेत्र
कि राज्य सरकारों के बीच मूल पत्र का हिंदी में भेजने का टारगेट कितना है, तो यह 100% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल मंत्री हिंदी निबंध के अंतर्गत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? टोटल 4 की संख्या में होते हैं, जो कि नॉन गजेटेड और गजेटेड दोनों पोस्ट के लिए दिए जाते हैं। वहीं बात करें नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए, तो उस कंडीशन में हमारा पहले स्थान पाने वाले में 6,000 रुपये का राशि दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट में नॉन गजेटेड और गजेटेड दोनों को यानी 2 की संख्या में इसमें पुरस्कार होते हैं, और सेकेंड वाले में भी 2 की संख्या में होते हैं, जिसके अंतर्गत टोटल 4,000 रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं, जिसमें यह भी नॉन गजेटेड और गजेटेड के लिए होते हैं। यानी टोटल संख्या 4 पुरस्कार इसके अंतर्गत दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हमारा बीजी खेर यानी बाल गंगाधर साहब खेर होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। जिसका गठन की बात करें तो 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए बी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं संसदीय समिति के अध्यक्ष पूछे तो यह गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किसी कार्यालय के कितने प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधा ज्ञान रखने पर अधिसूचित किया जा सकता है? तो यह 100% उसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।